डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का दूसरा टॉपिक चैप्टर उठाने जा रहे हैं, सोल्यूशन। बच्चों, आपको पता है सोल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। नंबर 1, कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में आपको पता ही है मोलरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी एक्स्ट्रा। दूसरा होगा वेपर प्रेशर। तीसरा होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चौथा टॉपिक जो हमारा होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो भी है वॉन हॉफ फैक्टर, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ ये मुंसलिक है वॉन हॉफ फैक्टर। तो पांचवा होगा इसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसमें हमारा ज़रूरी है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ। देखो बेटा, पहले हम देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। आप लोगों को पता है सॉल्यूशन, शुगर को पानी में मिलाया, ये सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल है सॉल्यूशन वो भी। लेकिन सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जब सॉल्यूशन होमोजीनियस हो, होमोजीनियस मिक्सचर हो, जिसको अगर हम सेपरेट करेंगे, फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसमें होता है, वो एक ऑर्डिनरी प्रोसेस से सेपरेट न हो, और उसमें क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अपनी आइडेंटिटी को खो दे और तीसरा कोई चीज़ बना दे। मिसाल के तौर पर अगर हम शुगर लेंगे तो वो मीठा होता है, पानी का टेस्ट अलग होता है। जब हम शुगर और पानी मिलाते हैं तो ना पूरा शुगर का टेस्ट रहता है ना पानी का, तो एक तीसरी चीज़ बनती है। अगर हम डेफिनेशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस which lose their individual identity and cannot be separated by simple method। बिल्कुल सिंपल मेथड से उसको अलग नहीं किया जाए। जैसे हमने छानी उठाई और सॉल्यूशन को छानी से निकाला, एक चीज़ ऊपर रहा एक नीचे रहा, वो सिंपल मेथड से उसको हम सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। होमोजीनियस सॉल्यूशन हो गया जिसको हम आसानी से सेपरेट नहीं करेंगे सोल्यूट और सॉल्वेंट को। तो यहाँ पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, यानी कि जो जिसमें दो ही कंपोनेंट होंगे। सॉल्यूशन के दो ही कंपोनेंट होंगे, एक होगा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट। अब बेटा प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चले कि सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। इसके लिए जो स्मॉलर अमाउंट में होगा, दोनों में जो स्मॉलर अमाउंट में होगा उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। जो एक्सेस में होगा यानी लार्जर अमाउंट में होगा उसको कहते हैं सॉल्वेंट। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास दिया होगा 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इसमें हमें देखना है सॉल्यूट कौन है और सॉल्वेंट कौन है। जब इसने बोला 20% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन, दैट मीन्स 20% एथनॉल और 80% वाटर होगा इसमें। जब 80% वाटर होगा और 20% एथनॉल होगा, जो हमारे कम क्वांटिटी में होगा वो होगा सॉल्यूट। कम क्वांटिटी में यहाँ पर है एथनॉल, दैट मीन्स सॉल्यूट इज एथनॉल, सॉल्वेंट इज वाटर। दूसरी डेफिनेशन अगर हम इसकी देंगे, when solute and solvent combine to form solution in both whose physical state the solution occurs is the solvent। दूसरी एक डेफिनेशन ये है कि अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को लेंगे, दोनों को आपस में मिलाएंगे, सॉल्यूशन बनने पर जिसकी फिजिकल स्टेट एक्वायर करेगी, मिसाल के तौर पर अगर हमने साल्ट और पानी लिया, साल्ट और पानी, साल्ट पाउडर है, पानी लिक्विड है, जो सॉल्यूशन बना तो उसने लिक्विड की फिजिकल स्टेट ले ली। जो लिक्विड यहाँ पर है सॉल्वेंट, इसका मतलब है जो लिक्विड यहाँ पर है वो है वाटर। इसका मतलब ही है वाटर जो होगा
वाटर सॉल्वेंट होगा और जो वहाँ पर सॉल्ट होगा वो सोल्यूट होगा। ठीक है बेटा। तो शुगर प्लस वाटर अगर हम लेंगे, शुगर सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, तो सॉल्यूशन बन गया लिक्विड। तो यहां पर क्या हो गया, शुगर और वाटर ने दोनों ने अपनी आइडेंटिटी खो दी, लेकिन यहां पर जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो लिक्विड है। तो लिक्विड यहां पर वाटर है, लिहाजा करके ये वाटर यहां पर सॉल्वेंट बनेगा। कई जगह ऐसा नहीं है, कई जगह वाटर सॉल्वेंट, वहाँ कई जगह वाटर सॉल्यूट भी होता है। ये जरूरी नहीं है वाटर फिर सॉल्वेंट ही होगा, नहीं, सॉल्यूट भी किसी जगह होगा। अगर किसी जगह हमारे पास 80% एथनॉल होगा तो फिर 80% एथनॉल सोल्यूशन होगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें 80% एथनॉल होगा, 20% वाटर होगा, तो उसमें एथनॉल सॉल्वेंट होगा और वाटर सॉल्यूट होगा। देखो बेटा, इसके बाद हमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स, हमें पहला टॉपिक है इसका। अब हम ये तो यहाँ पर हमारी छोटी मोटी डेफिनेशन थी। कंसंट्रेशन टर्म्स में क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स के दो काइंड्स होते हैं, दो किस्म होते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स के। नंबर एक वॉल्यूम रिलेटेड होता है, दूसरा होता है मॉस रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जो होता है उस पर टेम्परेचर डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, क्योंकि वॉल्यूम रिलेटेड में लिक्विड होता है और लिक्विड जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता ही है। और जो मास रिलेटेड होता है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, उस पर टेम्परेचर का कोई खास असर नहीं होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम वॉल्यूम रिलेटेड लेंगे तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम होगा। वॉल्यूम बाय वेट नहीं, वेट बाय वॉल्यूम, ये याद रखना बेटा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम। मोलारिटी होगी वॉल्यूम रिलेटेड, मोलालिटी होगी वॉल्यूम रिलेटेड, सॉरी नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी होगी वॉल्यूम रिलेटेड। एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम, मोलारिटी और नॉर्मलिटी। मास रिलेटेड में क्या होगा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। परसेंटेज बाय वेट यानी वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये आपको हमको अलग अलग पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट, खुदा हाफिज।